Morning, everyone. I, Dr. Farzana Khan, Chief Medical Officer at Apollo Buddhi Clinic Rehab Center, इंदौर। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस के बारे में, पार्किंसन डिसीज के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो मूवमेंट, बैलेंस और डेली एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्किंसन सिर्फ मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये एक स्लीप, मूड, थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंसी को भी इम्पैक्ट करती है। इस सेशन में हम बात करेंगे, या इस सेशन का एक सिंपल गोल है कि पार्किंसन क्या है, कैसे होता है, अर्ली साइंस क्या है, और हम इसके साथ में पेशेंट्स को कैसे लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। अर्ली अवेयरनेस से हम पेशेंट के बेटर सपोर्ट कर सकते हैं। पार्किंसन एक क्रॉनिक ब्रेन कंडीशन है। इट स्लोली अफेक्ट योर ब्रेन पार्ट, जो धीरे धीरे ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करती है। इसके बारे में कुछ ऐसी ब्रेन की कुछ ऐसी सेल्स रहती हैं जिसे ये डैमेज करता है, जिसमें जो डोपामिन लेवल रहता है वो डिक्रीज होता है। डोपामिन लेवल जो है वो हेल्प करता है स्मूथ कंट्रोल मूवमेंट को। ओके, सो पार्किंसंस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे ब्रेन के प्रोग्रेस करता है। इसमें ब्रेन के कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसमें जो डोपामिन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। जब डोपामिन लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन के स्मूथ कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करता है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन जब इम्पैक्ट होता है तब हम देखते हैं कि बॉडी में जो बैलेंस है, स्लोनेस है और स्टिफनेस आने लगती है। क्योर प्रॉपरली इसका अवेलेबल नहीं है, बट गुड न्यूज ये कि हम इसको सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन, सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, साइकोथेरेपी के साथ में मैनेज कर सकते हैं। पार्किंसन का एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी हमें पता नहीं है, बट यूजुअली ये एक कॉम्बिनेशन की तरफ जाता है। कॉम्बिनेशन के साथ में होता है, फॉर एग्जाम्पल एजनिंग, जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से लाइक टॉक्सिसिटी, इंडस्ट्रियल एरिया में जो टॉक्सिन्स रहते हैं उस तरीके से, या रिपीटेटिव हेड इंजरी से ये देखने को मिलता है। पार्किंसंस के 4 मेन सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं पार्किंसंस में 4 तरीके के मेन सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेमर, जिसको हम बोलते हैं कंपन आना या कपकपी। जब भी हम पार्किंसंस पेशेंट्स को देखते हैं, आप देखिएगा उनके हैंड्स में ट्रेमर्स रहते हैं। ट्रेमर्स भी पार्किंसंस में 2 तरीके को देखने को मिलते हैं। एक रेस्टिंग ट्रेमर्स रहते हैं, एंड वाइल कोई भी अगर वो काम करते हैं तब देखने को मिलते हैं। सिंपली अगर उनके हैंड्स जो हैं वो रेस्टिंग पोजीशन पे हैं तो भी वो कपकपी करते हैं। एंड वाइल होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करते हैं तो उनके हाथ जो है वो कपकपी करते हैं। तो डेली जो रूटीन है उनका, या डेली जो काम है वो भी इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग अ वाटर, वो अगर पानी पीने जाते हैं तो उनका हाथ बहुत ज्यादा कांपता है, ये चीज देखने को मिलती। मसल्स रिजिडिटी, बहुत ही मसल्स में रिजिडिटी होती है, सो पेन उनको फील होता है। एंड दूसरा जो है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ वॉकिंग। पार्किंसंस के पेशेंट में हम ये देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं, स्लोनेस ऑफ वॉकिंग उनमें हो जाता है। पोस्चर इनएबिलिटी, कोई भी एक पोस्चर को ग्रैब करना या उठना या बैठना उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज को फेस करने पर। ट्रेमर्स जो रहता है वो यूजुअली एक बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो फुल बॉडी में आता है, फॉर एग्जांपल हैंड्स, लेग्स, इस तरीके से। और जो स्टिफनेस रहती है उनसे उनका फॉल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा, लाइक गिरने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। एंड स्टिफनेस हो जाता है, लाइक चलते चलते वो एकदम से हम बोल सकते हैं कि जमीन से उनके जो पैर है वो चिपक जाते हैं। इस वजह से आगे की तरफ गिरने का जो खतरा रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अर्ली वार्निंग साइंस अगर हम बोल सकते हैं कि हम कैसे पहचाने, यूजुअली जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस रहेंगे कि हम इस चीज को कैसे पहचाने। क्या ये एकदम से होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ क्रॉनिक। सो क्रॉनिक इन द सेंस कि वो लॉन्ग टर्म से चलता हुआ आता है। इट्स नॉट कि सडनली पार्किंसंस होगा, बहुत ही सालों से कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तब जाके वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम या क्रॉनिक पार्किंसंस में चेंज होता है। तो अर्ली साइंस जैसे अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल साइंस में हमें देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ स्मेल आना कम हो जाती है पेशेंट्स में, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्लीप प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी,
इस तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा बॉडी में थकान सी फील होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज रहता है वो रहता है, हम बोल सकते हैं कि रिपीटेटिव आई मूवमेंट सिंड्रोम या फिर स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें इस तरीके से रहता है कि पेशेंट्स जो है वो ड्रीम एक्ट करता है रात के टाइम पर, जब वो नींद में है तो वो चिल्लाना, बड़बड़ाना या फिर किसी तरीके के मूवमेंट को ग्रैब करना, इस तरीके से रहता है। इसमें पेशेंट जो है या अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज में क्या और क्या चीजें नोटिस होती है, दिस इज लाइक कि 10 6 7 ईयर्स पहले ये सब चीजें चलती आती है। देन अर्ली स्टेज में जो रहता है वो रहता है कि पेशेंट में हम क्या और नोटिस कर सकते हैं, तो स्लाइटली ट्रेमर्स रहता है, रिड्यूस आर्म स्विंग। जब आप पार्किंसन पेशेंट को देखेंगे, जब वो चलते हैं तो उनके हाथ जो है वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं। राइटिंग जो है जब वो लिखते हैं तो बहुत ही स्लो या छोटे छोटे उनकी जो राइटिंग है वो हो जाती है। वॉइस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड लो पिच में वॉइस रहती है, सो दैट हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इन वन मोर इम्पोर्टेंट जो आप फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, जो लेस फेशियल उनके एक्सप्रेशन हो जाते हैं, और हम मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं मास्क लाइक फेस और पोकर फेस। मॉडरेट लाइक इन मिडिल एज में या मिडिल स्टेज में अगर हम देखेंगे कि और सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो इसमें रहता है कि दोनों साइड अफेक्ट होती है। पहले जैसे इनिशियल अगर स्टेज की बात करें तो एक साइड अफेक्ट रहता है, बट धीरे धीरे जब और वो प्रोग्रेस होता जाता है तो दोनों साइड अफेक्ट होता है। वॉकिंग डिसेबिलिटी रहती है उसके अंदर, बैलेंस बनाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, एंड फ्रीजिंग गेट भी हो जाता है, जो बताया कि स्टक हो जाता है, उसमें गिरने का डर रहता है, ये चीज रहती है। एडवांस स्टेज में, अब एडवांस स्टेज में अगर पार्किंसंस हो रहा है तो और क्या चीजें देखने को मिलती है, तो इसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, फ्रिक्वेंटली फॉल होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उनमें मेमोरी थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि उनको कॉग्निशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। दे वर नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे आर फीलिंग वेरी डल बिकॉज ऑफ लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये वाली चीज भी रहती। दे आर नॉट कि हम इररिलेवेंट आंसर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर ट्रीटिंग पेशेंट हियर्स, तो इररिलेवेंट आंसर्स भी देखने को मिलते हैं, इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम दे आर वेरी लो, दे डोंट वांट टू टॉक, वो शांत या फिर अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड swallowing में भी उनको डिफिकल्टी आती है इस तरीके से। ये तो हमने बात किया कि पार्किंसन क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या रहते हैं। अब हम डायग्नोस की बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे करें, अगर किसी को पार्किंसन है तो कैसे पता करें कि पार्किंसन है या नहीं है। तो डायग्नोस के लिए इसका ऐसा रहता है कि डॉक्टर ऑब्जर्व करता है उनके मूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं तो उस तरीके से डॉक्टर्स उसका ऑब्जर्व करता है कि मूवमेंट कैसे हैं उनके, गेट कैसे हैं, पोस्चर कैसे हैं, बैलेंस कैसा है। इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन करके हम बताते हैं, बिकॉज इसका कोई एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है कि हम ये टेस्ट लगाएंगे एंड वी गेट टू नो कि आपको पार्किंसन से। इसका एक तरीके स्केल्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी में एक स्केल्स रहता है यूपीडीआरएस, उसके सर्टन सर्टन स्केल्स रहते हैं, उसमें सर्टन सर्टन क्वेश्चंस रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम डायग्नोज कर सकते हैं पार्किंसंस को। एंड द लास्ट की ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए भी देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है। उसके अंदर कैसे रहता है कि फॉर एग्जाम्पल लो लिवर डोपामिन एक मेडिकेशंस रहती है, वो मेडिकेशंस हम देते हैं। फिजियोथेरेपी का रहता है, सपोर्टिव थेरेपीज रहती है, साइकोथेरेपी जैसे हमने बताया कि उन पेशेंट्स में डिप्रेशन एंड एंजाइटी देखने को मिलती है, तो साइकोथेरेपी में हम सीबीटी काउंसलिंग्स करते हैं, लाइफस्टाइल्स एक्सरसाइज थेरेपी रहता है, एंड ऑल्सो देयर इज इंपॉर्टेंट ऑफ योगा, आयुर्वेदा एंड स्टिफनेस की जैसे अगर हमने बात किया था तो उसके अंदर हम एक्यूपंक्चर ले सकते हैं, उस चीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। swallowing में उनको या स्पीच जो स्लो हो जाती है तो स्पीच थेरेपी एंड swallowing थेरेपी भी करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा बुद्धि क्लिनिक जिस चीज के लिए जो यूएसपी है हमारा, उस चीज के लिए, क्योंकि ब्रेन में जो डोपामिन हार्मोन्स कम हो रहा है उसके लिए वी हैव अ वेरी गुड मशीनरी, रोबोटिक मशीनरी, दैट इज called RTMS, और we have different like RTMS, TDCS। तो दिस काइंड ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है सो दैट कि डोपामिन हार्मोन जो है वो ब्रेन में इंक्रीज होता है, एंड हम जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।
for the listening. The next, Sakshi Srivastav, she's a physiotherapist. She will introduce the physiotherapy part. Okay, thank you. Good morning, everyone. I'm Sakshi Srivas. I'm a physiotherapist at Apollo Buddhi Clinic इंदौर. पार्किंसन एक स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता है. इट्स नॉट लाइक कि कुछ पार्किंसन हो गया है तो सारे सिम्टम्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे. ये धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है. इसका कोई प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं है, बट आप एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं फिजियोथेरेपी के साथ और मेडिकेशंस के साथ. पार्किंसंस के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं मूवमेंट रिलेटेड, जस्ट लाइक कि मूवमेंट स्लो हो जाता है पार्किंसन में, हाथों में ट्रेमर्स आने लगते हैं, मसल्स स्टिफ हो जाती है, चलने में डिफिकल्टी होती है, बैलेंस प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आप चलते चलते रुक जाते हैं. कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं जैसे बोलने या निगलने में डिफिकल्टी होने लगती है, थकान फील होता है, मूड चेंज होता है, सैड रहने लगते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते. ये पीरियड कभी कभी एक वीक चलता है या एक वीक से ज्यादा चलता है या कभी 2-3 दिन का होता है. इट्स डिपेंड कि अभी वो पार्किंसन की जो स्टेज है वो कैसी है. पार्किंसन में फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है? वो आपको हेल्प करती है आपके मूवमेंट को आसान करने में, बैलेंस इंप्रूव करते हैं, बेटर वॉकिंग आपकी करते हैं, स्टिफनेस कम होती है जिसके कारण जो आपका फॉल है वो प्रिवेंट होता है, और आपकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी डे टू डे जो आप डेली कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं उसमें हम. यूपी पार्किंसन के लिए हम बुद्धि क्लिनिक में एक एडवांस टेस्ट स्केल यूज करते हैं जैसे यूपीडीआरएस, बर्ग बैलेंस स्केल, बार्थेल इंडेक्स और एम स्केल. सो यूपीडीआरएस स्केल में डेली लाइफ और मूवमेंट पर इफेक्ट चेक करते हैं. मूड एंड जिसमें इंक्लूडेड होता है मूड एंड बिहेवियर, स्पीच कैसा है, सॉल्विंग कैसी, हैंड फंक्शन कैसा है, हैंड राइटिंग कैसी है, मेमोरी कैसी है, वॉकिंग कैसी है, नींद कैसी है. वर्क बैलेंस में हम बैलेंस और फॉल रिस्क चेक करते हैं. बार्थल इंडेक्स में हम डेली की एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंस मेजर करते हैं, खाना खुद खा पाते हैं नहीं, वॉशरूम खुद यूज कर पाते हैं या नहीं, कपड़े खुद पहनते हैं उसमें जिप और बटनिंग खुद कर पाते हैं या नहीं, यूरिन और मोशन लीकेज तो नहीं है, सीढ़ियां खुद से चढ़ पा रहे हैं या नहीं, चलने में कोई सहारा तो नहीं लेना पड़ता, इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, या ट्रांसफर होने में बेड टू चेयर कोई उनको हेल्प तो नहीं लगती. एम स्केल में मेडिसिन के साइड इफेक्ट से और बिकॉज ऑफ सम दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सो अनवांटेड मूवमेंट्स हम चेक करते हैं कि जो मूवमेंट हो रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, और कभी कभी ये कभी कभी हो रहे हैं ये मूवमेंट या अधिकतर हो रहे होते हैं. तो हम ये सारी चीजें एम स्केल से चेक करते हैं. तो इन सारी स्केल से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या हमको फोकस करना है ट्रीटमेंट में. फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के मतलब इसका कुछ प्लान है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, बैलेंस ट्रेनिंग है, वॉकिंग ट्रेनिंग है. फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में हम जेंटल एक्सरसाइज कराते हैं, इससे स्टिफनेस कम होती है जिससे मूवमेंट बेटर होता है. और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ इंक्रीज एक्सरसाइज कराते हैं हम. जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में हम लेग्स, बैक और कोर पे फोकस करते हैं जिसके कारण स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इंप्रूव होती है. बैलेंस ट्रेनिंग में हम पेशेंट को सिट टू स्टैंड, बेड टू चेयर ट्रांसफर, स्टैंडिंग और वॉकिंग पे प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं जिसके कारण फॉल का रिस्क कम होता है. वॉकिंग ट्रेनिंग ऑल्सो कॉल्ड गेट ट्रेनिंग, उसमें हम बड़े बड़े स्टेप्स लेना सिखाते हैं. वॉकिंग के टाइम पे आर्म स्विंग करना सिखाते हैं. अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप काउंटिंग या म्यूजिक का यूज करते हैं, तो जो आपकी वॉकिंग है वो स्मूथ होती है. देन नेक्स्ट हम फिर पोस्चर ट्रेनिंग पे भी फोकस करते हैं कि सीधे खड़े रहने में हेल्प करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है उसको कम करना है. फिर डेली एक्टिविटी ट्रेनिंग है. डेली एक्टिविटी ट्रेनिंग में हम पार्ट पे फोकस करते हैं कि जो हम डेली की एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे बैठना, उठना, बेड से उठना, सेफ वॉक करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बैठना. देन मैनेज फ्रीजिंग, अगर चलने में चलते चलते आप अचानक से रुक जाएं तो इसके लिए आप पहले रुकें, रिलैक्स रहें,
डीप ब्रीथ लें और आप सोचे कि आप इमेजिनरी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे करके जो आपका जो फ्रीजिंग, सडन फ्रीजिंग है वॉकिंग का, वो आप रोक सकते हैं। फिर सम होम एक्सरसाइजेज है जो घर पर हम थोड़ी बहुत जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम उसको मेंटेन करके रख सकें। स्ट्रेचिंग है, स्टिफनेस कम होगी, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग है, मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उससे। सिट टू स्टैंड है एंड वॉकिंग प्रैक्टिस है जिससे बैलेंस इंप्रूव होगा और जो गिरने का डर है वो कम होगा। नाउ हम कुछ एडवांस ऑप्शन उसके बारे में बात करेंगे जो बुद्धि क्लिनिक वी आर ऑफरिंग। IFS, वाइटल स्टेम, एंड एडिशनली वी आर सपोर्टिंग थेरेपी दैट डेविड डिलाइट for better coordination and personalized plan for exercise, personalized plan and psychotherapy. So IFS में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है जो कि जेंटल इलेक्ट्रिकल पल्सेस मसल्स को भेजता है, जो कि आपकी मसल है उसमें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है, पेन को रिड्यूस करती है और आपकी मसल को बेटर वर्क करने में हेल्प करती है। अगर मसल स्ट्रांग होगी, मांसपेशियों में ताकत होगी तो आपके मूवमेंट नॉर्मल रहेंगे। अगर ट्रेमर्स है, अगर उसमें मांसपेशियां, क्योंकि ट्रेमर्स डेली आते रहते हैं जिसके कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, बट स्टिमुलेशन से हम वापस उसमें स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं ताकि मूवमेंट वापस नॉर्मल रहे और मसल अच्छी रहे। देन वाइटल स्टेम हम यूज करते हैं स्पीच के लिए। कभी कभी पार्किंसन में स्पीच जो रहती है वो भारी हो जाती, सारे वर्ड्स हम समझ नहीं पाते हैं, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, रात में सोते समय चोकिंग होने लगती है, तो उसके लिए हम वाइटल स्टेम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है जो हम सुप्राहायोइड पर बक्सीनेटर मसल्स को स्टिमुलेट करके वहां की मसल्स में जो स्टिफनेस है और उसको कम करके और वहां की मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है उसको इंक्रीज करके जो हमारी सॉलोविंग है और स्पीच है उसको नॉर्मल कर सकते हैं। एडिशनली डेविड डिलाइट हम यूज करते हैं क्योंकि पार्किंसन पेशेंट्स को स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो फॉर द डेविड डिलाइट बाइन्यूरल बीट्स आती हैं, उसको एक हेडफोन होता है वो लगा करके, ताकि जो बीट्स है वो आपके ब्रेन को जो आपके न्यूरॉन्स है उधर जाकर के उनको इनहेंस करती है ताकि जो आपकी स्लीप है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसे ही हमारे पर्सनलाइज प्लान होते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस पेशेंट को क्या जरूरत है, तो उनका होम प्रोटोकॉल और उनकी डेली एक्सरसाइज। फिर हमें कुछ टिप्स है बेटर लिविंग के लिए और फॉल प्रिवेंटिंग के लिए कि आप मेक श्योर करें होम सेफर। फॉल प्रिवेंशन के लिए ये हेल्प करता है, घर को क्लटर फ्री रखें, आप प्रॉपर फुटवेयर यूज करें, स्लिपरी फ्लोर्स को अवॉइड करें, जरूरत हो तो सपोर्ट लेकर के चलें। फिर मूव एवरीडे, मतलब टिप्स रोज रोज चलने के लिए, आप रोज एक्टिव रहो, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करो, मेडिसिन टाइम पे लो और देन पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहो। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि पार्किंसन क्योर नहीं होता लेकिन अच्छे से मैनेज किया जा सकता है रेगुलर फिजियोथेरेपी से, तो आप बेटर मूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू बाय मिस आयुषी, शी इज गोइंग टू explain about that psychological part in Parkinson's disease. Thank you. Good morning, Namaste. My name is Ayushi. I am the clinical psychologist at Apollo Buddhi Rehab Center. So अभी हमें एक फेयर शेयर आइडिया मिल गया है कि पार्किंसंस क्या होता है और फिजियोथेरेपी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है पार्किंसंस में। वो बहुत ही अच्छा कवर किया डॉक्टर फरजाना और डॉक्टर साक्षी श्रीवास ने। सो आई विल बी कवरिंग कि साइकोलॉजी पार्किंसंस डिसीज में कैसा रोल प्ले करती है। तो अभी बेसिकली हमें एक आइडिया है कि जब डोपामीन जो न्यूरॉन रहता है, जो हार्मोन रहता है, वो कम होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज नॉट फिजिकल सिम्टम्स, समटाइम्स इट इज साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल। तो पार्किंसंस के लिए आई वुड लाइक टू से कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल। तो कुछ हमारे 4 डोमेन्स होते हैं जो अफेक्टेड रहते हैं। सबसे पहला होता है कॉग्निशन। अब कॉग्निशन में बेसिकली क्या होता है, इंसान की जो सोच होती है, जो हमारी सोचने की क्षमताएं होती हैं, जो अटेंशन होता है, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। प्रोसेसिंग ब्रेन हमारी चीजों को बहुत ही कम स्लो वे में प्रोसेस करता है।
तो सोचने में प्रॉब्लम आती है, याद रखने में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स हमारा जो कॉग्निशन है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अभी बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, जिसका काम ही होता है हमारा अटेंशन एनहांस करना, डिसीजन मेकिंग, वो थोड़ा सा जो न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं फ्रंटल लोब में, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो जब डोपामीन कम होता है तो ब्रेन सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से पहुंचते नहीं है, तो प्रोसेसिंग हमारी विथ टाइम स्लो होती जाती है। नाउ एज यू कैन सी द सेकेंड पॉइंट, मूड क्या, जब मूड की बात आती है तो जनरली पेशेंट विद पार्किंसंस, उनका जो मूड होता है वो थोड़ा सा या बहुत ज्यादा लेवल में लो रहता है। तो उसके दो रीजंस होते हैं। बायोलॉजिकल, डोपामीन कम होता है तो हमें प्लेजर फील नहीं होता है। हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं होता है। इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में एनहेडोनिया भी बोलते हैं। सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें खुशी महसूस नहीं होती है, जिसकी वजह से अधिकतर हमारा मूड कम रहता है। अब पार्किंसंस जो पेशेंट्स रहते हैं पीडी के, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इंडिपेंडेंस उनकी जो है वो चली जाती है। उनकी डेली एक्टिविटीज जो उनको करनी होती है वो काफी ज्यादा लेवल पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से वो खुद को सोशली विथड्रॉ कर लेते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि क्या हम हमारे फैमिली या केयर गिवर्स के ऊपर बर्डन तो नहीं है, जिसकी वजह से उनका मूड काफी ज्यादा टाइम लो रहता है। ब्रेन चेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको उदासीपन रहने लगता है, उनका इंटरेस्ट चीजों में कम हो जाता है, वो काफी ज्यादा थकान महसूस करते हैं, और होपलेसनेस भी उनको थोड़ी थोड़ी फील होती है। अब हम बात करें कि एंजाइटी कैसे दिखती है। एंजाइटी बेसिकली ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस ही होता है। उनको डर रहता है कि कहीं वो चलते चलते गिर तो नहीं जाएंगे, उनके पैर जमीन से चिपक तो नहीं जाएंगे, और उनको उनके डिसीज को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, एक फ्यूचर की अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या वो कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं। अब उन केसेस में अगर मैं बात करूं तो एंजाइटी के सिम्टम्स ऐसे हम ट्रैक कर सकते हैं। उनकी हार्ट बीट उनकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, वो थोड़े से रेस्टलेस होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंजाइटी पीडी पेशेंट्स के मोटर सिम्टम्स को और ज्यादा वर्सन करता है। अगर पेशेंट एंग्शियस होता है तो चांसेस है कि उनके हाथों की, पैरों की, शरीर की कंपन बढ़ जाएगी, और ये एक लूप बन जाती है। व्हेन यू आर रनिंग इन सर्कल्स यू हैव टू ब्रेक दैट सर्कल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइकोसिस, साइकोसिस एक टर्म है जब इंसान का रियलिटी के साथ में कनेक्शन टूट जाता है। ये बहुत ही लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है। ये ब्रेन के बहुत ही हायर रीजन्स को अफेक्ट करता है। कभी कभी मेडिकेशंस भी इसमें थोड़ा सा योगदान देती हैं। डोपामीन एक्सेस होता है कुछ कुछ पाथवेज में, वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है। तो अब जनरली पेशेंट्स को क्या होता है, हैल्यूसिनेशन, कई तरीके के हैल्यूसिनेशंस होते हैं, मगर जनरली पीडी पेशेंट्स को विजुअल हैल्यूसिनेशंस होते हैं या ऑडिटरी। ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस का मतलब है वो आवाजें सुनाई देना जो सिर्फ उनको आ रही है और लोगों को नहीं। विजुअल हैल्यूसिनेशंस कुछ ऐसी चीजें या परछाइयां दिखाई देना जो और लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। डिल्यूजन्स भी होते हैं। इसमें पेशेंट, डिल्यूजन एक अनशेकेबल बिलीफ है, एक ऐसी बात वो सच मान बैठते हैं जो सच होती नहीं है। दुनिया के लिए वो सच नहीं है मगर उनके लिए वो सच है। तो इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं होती है। हाल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन एक ब्रेन बेस्ड सिम्टम है। अर्ली रिपोर्टिंग इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंजेस कैसे होते हैं, ये सबसे कॉमन चीज है। एपैथी, एपैथी का मतलब है कि मोटिवेशन जो उनका होता है वो कोई भी चीज को लेकर रहता नहीं है, तो मन में उदासीपन रहता ही है। डोपामीन हमारा एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होगा तो हम कोई भी चीज करेंगे जो भी हमारी हॉबी और इंटरेस्ट है, हमें जब रिवॉर्ड और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हमें वो करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसके पर्सनालिटी और बिहेवियर में पीडी पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम ये आती है, जिस तरीके से चेंजेस आते हैं, उनका काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, इंटरेस्ट हो किसी भी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, इमोशनली वो फ्लैट दिखाई देते हैं, उनका चेहरा कभी कभी फ्लैट इफेक्ट रहता है, ब्लंट इमोशंस होते हैं। फैमिली को ऐसे लगता है ये बहुत ज्यादा लेजी है, बट अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ब्रेन बेस्ड सिम्टम भी है, बायोलॉजिकल सिम्टम भी है।
एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम भी हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंज, दीज आर हाईली एंड हाईली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एज वेल. कभी कभी मेडिकेशंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी में हम क्या असेसमेंट करते हैं जिससे हमें पेशेंट के कॉग्निशन का सीवियरिटी पता लगे, उसके मूड का सीवियरिटी पता लगे. हम धीरे धीरे आई विल बी कवरिंग कि हम कौन कौन से असेसमेंट क्यों क्यों यूज करते हैं. फर्स्ट है ACE-3, दैट इज एडनब्रुक्स कॉग्निटिव एग्जामिनेशन. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन टेस्ट है जो कि ओवरऑल फंक्शनिंग पेशेंट की कवर करता है. इसमें हम 5 डोमेन्स कवर करते हैं. पहला है अटेंशन, दूसरा है मेमोरी, थर्ड है लैंग्वेज, फोर्थ है देयर वर्बल फ्लुएंसी एंड फिफ्थ इज विजुअल स्पेशियल स्किल्स. तो इन डोमेन्स को मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी. पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो अटेंटिवली सुन रहा है या नहीं, उनकी इमीडिएट मेमोरी, उनकी रिकॉल मेमोरी ठीक है या नहीं, वो सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं या नहीं. विजुअल स्पेशल एबिलिटीज चेक करते हैं कि बिना उंगलियों के कोई चीजों को आप काउंट कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी विजुअल ट्रैकिंग ठीक है या नहीं. तो हम क्यों यूज करते हैं इसको, ये सिर्फ मेमोरी नहीं अफेक्ट करता है, अलग अलग डोमेन्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम ये 5 डोमेन्स इसमें कवर करते हैं. बेसिकली मेमोरी हमारी ठीक रहती है, बट व्हाट इफ प्लानिंग ठीक नहीं है, राइट. तो ये जो एक एस जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, वो हमें डिटेल्ड एक प्रोफाइल देता है कि पेशेंट के कौन कौन से डोमेन्स अफेक्टेड हैं, हम किस तरीके से हम टारगेट करके उनका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोका, इट इज मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट. ये दिस इज अ वेरी सेंसिटिव स्क्रीनिंग टूल. इसमें भी हम ऑलमोस्ट एस जैसे ही डोमेन्स कवर करते हैं, बट एस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. मोका इज अ लिटिल लेस कॉम्प्रिहेंसिव, बट इसमें हम कवर करते हैं डोमेन्स एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, अटेंशन, मेमोरी, विजुअल स्पेशियल स्किल्स एंड ओरिएंटेशन. अभी द क्वेश्चन अराइजेस कि हम मोका क्यों यूज करते हैं अगर वो थोड़ा सा सेंसिटिव टूल है. तो अर्ली कॉग्निटिव चेंजेस को ये थोड़ा जल्दी से पकड़ लेता है. देयर इज अनदर असेसमेंट विच वी विल बी कवरिंग इन द थर्ड स्लाइड, MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. वो भी एक सेंसिटिव स्क्रीनिंग टूल है. तो मोका हम तब भी यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम मोका तब भी यूज कर सकते हैं, या हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सीवेरिटी हाई है, देन वी कैन यूज मोका. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट MMSE ऑल्सो, जैसे मैंने नाम लिया, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. हम क्यों यूज करते हैं इसको, बहुत ही क्विक है. इट इज वाइडली नोन, राइट. मॉडरेट से सीवियर डिक्लाइन अगर आता भी है तो ट्रैक करने में यूजफुल रहता है, राइट. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, आज दिन कौन सा है, डेट कौन सा है, डे कौन सा है, मेमोरी, रिकॉल, अटेंशन भी चेक करते हैं, कैलकुलेशन भी चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 - 7 कितना है, अगर उन्होंने सही आंसर दिया तो आंसर से ही हम 7 डिडक्ट कराते जाते हैं. हम उनको डिजिट फॉरवर्डिंग कराते हैं, डिजिट बैकवर्ड भी कराते हैं. बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है. मैंने आपको जितने भी असेसमेंट्स अभी बताए, एस, MMSE एंड मोका, हार्डली इट टेक्स 10 to 20 minutes टू असेस द क्लाइंट. बट अगर हम बात करें, ये तो हमने पेशेंट का असेसमेंट कर लिया, बट पेशेंट के साथ जो केयर गिवर्स आते हैं उनका भी असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम यहाँ पे बुद्धि क्लिनिक में जो इन्वेंट्री यूज करते हैं, दैट इज NPIQ, दैट इज अ न्यूरो साइकियाट्रिक इन्वेंट्री, जो हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बताता है, साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी बताता है, उसके साथ में वो केयर गिवर डिस्ट्रेस भी असेस करता है. क्योंकि अगर PD पेशेंट में पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं तो वो खुद ऑब्जर्व नहीं करते हैं, केयर गिवर्स ही ऑब्जर्व करते हैं. तो ये टेस्ट हम केयर गिवर के साथ ही यूज करते हैं. इसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मूड को, साइकोसिस को, बिहेवियर से रिलेटेड रहते हैं. अब हम कैसे इसको असेस करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमने पूछा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने दिन में वो कितनी बार हो रहा है, उसकी सीवेरिटी कितनी है, दैट इज अ लाइकर्ट स्केल 1 to 3, उसकी सीवेरिटी कितनी है, और जो पेशेंट केयर गिवर को कितना डिस्ट्रेस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द सीवेरिटी, द स्केल इज लाइकर्ट स्केल 1 to 3.
नाउ हाउ डू वी असेस एंजाइटी? इसके लिए हम हैमिल्टन एंजाइटी स्केल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम जेरियाट्रिक एंजाइटी स्केल भी यूज करते हैं। अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट हमारे पास आता है तो हैमे में 14 आइटम्स रहते हैं जो कि फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को भी कवर करते हैं। एंड जेरियाट्रिक एंजाइटी स्केल्स हम इसीलिए यूज करते हैं, जो भी पीडी पॉपुलेशन जो थोड़ी सी उम्र दराज होती हैं, उनके साथ में क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स भी ओवरलैप कर जाते हैं, तो वो ओवरलैप ना करें, इसलिए हम जेरियाट्रिक एंजाइटी स्केल यूज करते हैं। डिप्रेशन असेस करने के लिए भी वी यूज हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल। अगर 40 टू 45 50 के बीच में अगर पेशेंट है तो हम हैम डी यूज कर सकते हैं। अगर उससे अबव है तो हम जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल यूज करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे सिम्टम्स हैमिल्टन में फिजिकल रहते हैं जो बुढ़ापे में थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो वो चीजें ओवरलैप ना हो, इसलिए हम जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल यूज करते हैं। तो जनरली ये सारे स्केल्स हैं जो हमारे पेशेंट्स के साथ और कैरगिवर्स के साथ हम यूज करते हैं। एक और स्केल है जो कि हमने स्लाइड में नहीं मेंशन किया है, दैट इज ज़ारेड बर्डन इन्वेंट्री। ZBI भी हम यूज करते हैं। 12, 4, 22 ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है क्वेश्चनर उसका। तो हम पेशेंट से जानते हैं कि कहीं पेशेंट के कैरगिवर से जानते हैं कि कहीं पेशेंट का ध्यान रखते रखते उनको तो बहुत सारी चीजें फील नहीं हो रही हैं, कहीं वो भी तो तनाव महसूस नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम ZBI भी यूज करते हैं। अगर मैं आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के की पॉइंट्स बताऊं, तो हम मल्टीपल टूल यूज करते हैं। बेसिकली इट इज लाइक अ बैटरी ऑफ असेसमेंट। We are using ACE also. At times we are using NPI. We use ZBI also. We are using anxiety and depression scales also. तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिलता है जहां पे we can sit and decide the treatment plan, right? इसके अलावा हम क्लिनिशियंस भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो क्लिनिकली मेरा क्या इनपुट है, मैं क्या बात उनसे मैंने करी है, मेरा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, और मैं सेल्फ रिपोर्ट कैसे करूंगी उस चीज को, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है एज अ क्लिनिशियन। इसके अलावा अगर पेशेंट बुद्धि क्लिनिक में आता है तो हम उनको रीअसेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जिसके लिए मिड ऑफ थेरेपी में भी उनका डॉक्टर्स के साथ रिव्यू होता है, एंड ऑफ थेरेपी में भी उनका डॉक्टर्स के साथ रिव्यू होता है। जो भी क्लिनिकल इनसाइट्स हमारे सीनियर डॉक्टर्स हमें देते हैं वो पूरी टीम के साथ शेयर किए जाते हैं, जो कि ट्रीटमेंट प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड वी डू शेयर एवरीथिंग विद द फैमिली ऑल्सो। उनको भी साइको एजुकेट किया जाता है कि उनको कैसे पेशेंट्स के साथ डील करना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है। अगर अब हम बात करें कि साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, साइकोलॉजिकल थेरेपी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेशेंट बहुत ही अपनी कंडीशन को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनके डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को तोड़ने के लिए, सारा असेसमेंट करने के बाद, डॉक्टर्स के रिव्यू के बाद में हम उनके लिए प्लान बनाते हैं, जिससे नेगेटिव थिंकिंग अगर उनकी बंद होगी तो डोपामिन लेवल बैलेंस होगा, बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो थोड़ा सा कम होगा, तो पेशेंट थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेगा, थोड़ी सी उसकी नेगेटिव थिंकिंग कम होगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर एंजाइटी ज्यादा है तो वो मोटर सिम्टम्स को वर्सन करता है। इन चीजों में साइकोलॉजिस्ट प्लेज अ मेजर रोल, जो उनके नेगेटिव थिंकिंग के लूप पैटर्न को ब्रेक करता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग खत्म होगी तो आई थिंक सैडनेस भी थोड़ी थोड़ी कम होगी, पेशेंट मोटिवेटेड फील करेगा। एक्सरसाइजेस वो अगर सेंटर में करेंगे तो जो भी हमारी मोबिलिटी टीम उनको बताएगी वो घर पे भी वो चीज करने की कोशिश करेंगे। एट टाइम्स दे विल फील लाइक वो सोसाइटी पे या घर वालों पे बर्डन नहीं है। अब हम इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपीज भी ले सकते हैं पीडी पेशेंट्स के साथ में। इन पर्सन सेशंस भी हो सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सेशंस भी ले सकते हैं, एंड हम फैमिली और केयर गिवर सेशंस भी लेते हैं, क्योंकि जितना डिस्ट्रेस पेशेंट को होता है उससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रेस केयर गिवर्स को भी होता है। तो एट बुद्धि क्लिनिक वी डू
ऑफर केयर गिवर सेशंस एज वेल सो दैट केयर गिवर का डिस्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो, तो वो पेशेंट के साथ इफेक्टिवली काम कर पाए विथ फुल एनर्जी, विथ पॉजिटिव एनर्जी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट हम कौन कौन सी थेरेपीज यूज कर सकते हैं, तो पहला है MBCT, दैट इज माइंडफुल CBT. माइंडफुल बेस्ड CBT कॉम्बिनेशन है CBT प्लस माइंडफुलनेस का. CBT स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. तो यहाँ पे पेशेंट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है, उन पे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना होता है. अब इससे क्या होता है, इससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपकी ओवरथिंकिंग थोड़ी कम होती है, और जब आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी, आपकी एंजाइटी कम होगी, तो आपके मोटर सिम्टम्स भी कम होंगे, तो आपकी बॉडी में थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी फील होगी. अनदर इज MBSR, दैट इज माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन. इसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं. हम कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ पेस्ड ब्रीदिंग बताते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग उनके एग्जांपल्स हैं. हम बॉडी स्कैन कराते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ पे पेशेंट को एंजाइटी फील हो रही है, कहाँ पे बॉडी में टाइटनेस आ रही है, हम उस टाइटनेस को कम करने की कोशिश करते हैं. मेडिटेशन जनरली सजेस्ट नहीं किया जाता है, बट अगर लगता है पेशेंट थोड़े से अच्छे फेज में है, इंप्रूविंग फेज में है, तो हम माइंडफुलनेस विथ मेडिटेशन, फॉर एग्जांपल ओम चैंटिंग, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ इट हेल्प्स, ये प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना सिखाता है, हमें एक्सेप्ट कराता है कि सिम्टम्स रहेंगे बट मैनेजेबल है. तो इससे पेशेंट का स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा कम होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी, दैट इज आल्सो नोन एज CRT. जब पेशेंट का कॉग्निशन कम होने लगता है, कॉग्निशन से मेरा मतलब है कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, अगर वो थोड़ी सी कम होने लगती है, तो हम उससे मेमोरी भी थोड़ा सा, मेमोरी लॉस भी रहता है. तो हम कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी का हेल्प लेते हैं. ये बेसिकली ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज है. यहाँ पे रेपिटेशन इज द की. यहाँ पे मेन चीज होती है कि हम कुछ आपको मेमोरी के टास्क देते हैं, कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को स्टोरी सुनाई और हमने एक 10 मिनट का ब्रेक दिया एंड वी आस्क्ड द पेशेंट टू रिपीट द स्टोरी. इट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि वो कितने पार्ट्स याद कर पा रहे हैं, कितने पार्ट्स याद नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो इसमें मेमोरी टास्क रहता है, थोड़ी सी अटेंशन ट्रेनिंग रहती है, कुछ हम उनको ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस भी देते हैं, वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो वो डेली बेसिस पे करे, जिससे हमें विद सेशंस के साथ पता लगे कि स्कोर्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं. तो CRT का मेन काम है आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, जिससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि अगर आपका शरीर चल रहा है तो उसके साथ में आपका दिमाग चलना सही तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी प्लेज अ मेजर रोल. थ्रू दिस ये आपकी डेली लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाता है. नाउ देयर आर सम रिलैक्सेशन बेस्ड थेरेपीज ऑल्सो, जिससे कोई भी चीज शुरू करने के पहले अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आप रेस्टलेस रहेंगे, तो आप कोई भी चीज करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. तो इफ अ पेशेंट विद PD कम्स टू अस, to the Mind Lab team for psychological sessions, we make sure we provide a safe environment. हम उनकी बातों को सुनते हैं, we do give them emotional validation. उसके साथ में we make them understand कि आपके ये सेशंस क्यों हो रहे हैं, why is relaxation important. जब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होता है, तब हम धीरे धीरे से MBCT, MBSR, CRT इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे पेशेंट को ये फील ना हो कि ये भी मुझे ब्लेम ही कर रहे हैं. तो रिलैक्सेशन बेस्ड थेरेपी में हम JPMR का हेल्प ले सकते हैं, दैट इज नोन एज जैकोब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जहाँ पे पेशेंट को हम बेड पे लेटने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं और बॉडी के हर एक पार्ट की मसल्स को थोड़ा सा टाइट करके रिलीज करते हैं विथ डीप ब्रीदिंग. तो इससे पेशेंट को नींद भी अच्छी आती है और वो सुबह उठ के फ्रेश फील करता है. एट टाइम्स हम गाइडेड इमेजरी भी कराते हैं, अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पेशेंट नहीं बोल पा रहे हैं, वो गाइडेड इमेजरी के थ्रू बोल सकते हैं, जहां पे वी आस्क देम टू इमेजिन अ काम पीसफुल स्पेस वेयर दे फील पीस, वेयर दे फील सेफ. इससे उनका थोड़ा सा एंजाइटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है, स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस होता है.
इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग है, डायफ्राम ब्रीदिंग है, ये सारी और भी कई तरीके की पेस्ट ब्रीदिंग होती हैं। तो हम सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स का सिखाते हैं। डेली प्रैक्टिस उनको हम करने के लिए बोलते हैं। दे कैन टेक माइंडफुल वॉकिंग ऑल्सो फॉर 20 to 30 मिनट्स। अगर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली पीडी पेशेंट्स हैं तो वॉक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, सो दे कैन सिट एट अ पीसफुल प्लेस एंड दे कैन माइंडफुली ऑब्जर्व थिंग। दे कैन डू mindful eating. Like if you're eating food, you should be focusing on the food and not about other things. They can mindfully listen to songs, they can mindfully eat the food, mindfully cook the food. जो भी पेशेंट कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी एंड साइको एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि सपोर्टिव साइकोथेरेपी एक इमोशनल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करती है। जो चीजें जैसे मैंने बताया, हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं, थ्रू दीज सेशंस दे गेट एन इमोशनल वैलिडेशन। एक नॉन जजिंग सेफ स्पेस उनको मिलता है। हम पीडी पेशेंट्स को भी उनकी बीमारी के बारे में साइको एजुकेट करते हैं। केयर गिवर्स को भी हम उनकी बीमारी के बारे में साइको एजुकेट करते हैं, क्योंकि देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एक्सप्रेस्ड इमोशन। घर वालों के इमोशंस कैसे हैं पेशेंट को लेके, उससे भी पेशेंट के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा, रिकवरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है तो रिकवरी शायद बेटर होगी, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर है तो रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो पेशेंट को तो साइको एजुकेट करना जरूरी है, बट साथ ही साथ में केयर गिवर्स को भी साइको एजुकेट करना जरूरी है। पेशेंट हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज लर्न करता है, तो केयर गिवर्स भी हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज लर्न करते हैं कि अगर उन्हें स्ट्रेस हो रहा है तो हाउ कैन दे कम आउट ऑफ इट। अगर पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो केयर गिवर्स कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इससे उनका सोशल कनेक्शन भी बढ़ता है। अगर हम ग्रुप थेरेपी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 5 पीडी पेशेंट्स हियर इन द सेंटर, हम ग्रुप थेरेपी ऑर्गेनाइज करके दे कैन सिट एंड डिस्कस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। उससे ग्रुप थेरेपी से ऐसे रिकवरी आने में चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट को ये लगता है कि मैं एक अकेला नहीं हूँ, और भी लोगों को प्रॉब्लम है, अगर वो ये चीज ट्राई कर रहे हैं तो क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। तो ग्रुप थेरेपी उनका सोशल कनेक्शन बढ़ाता है। जो सोशली विथड्रॉ वो हो जाते हैं, उससे वो थोड़ा सा दूर हट के अपने आप को कोशिश करते हैं मिंगल करने की सोशल लाइफ में। So this is the end of my presentation, but I would like to give a final message. So I would just like to say this, मैं यही बोल के end करूंगी कि एक simple thought के साथ I will just leave you कि पार्किंसंस को हमने हमेशा मूवमेंट डिसऑर्डर की तरह देखा है, बट ये मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अगर हम सिर्फ ट्रेमोर ट्रीट करते हैं तो हमें साथ ही साथ में पेशेंट्स के इमोशंस को भी ट्रीट करना पड़ता है, उनके इमोशंस को इग्नोर नहीं करना होता है। तो अगर हम सिर्फ फिजिकली उनको देख रहे हैं तो हम आधा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम फिजिकली और इमोशनली उनको देख रहे हैं तो हम पूरा का पूरा उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो माइंड, बॉडी और इमोशंस तीनों का साथ में ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हेयर एट बुद्धि क्लिनिक वी ट्रीट योर माइंड ऑल्सो, वी ट्रीट योर बॉडी ऑल्सो, एंड वी हेल्प यू विथ योर नेगेटिव इमोशंस एज वेल। तो हम पेशेंट की लाइफ भी इंप्रूव करते हैं, उसके साथ साथ में केयर गिवर्स की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। एंड अल्टीमेटली गोल हमारा ये नहीं है कि पेशेंट सरवाइव करे, बल्कि डिग्निटी के साथ वो अपना लाइफस्टाइल जी सके। So that's it from my end. And thank you so much.